हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि 3 फेज़ होते हैं बेसिकली स्पर्म के बनने में, स्पर्मेटिड तक पहुंचने में, स्पर्मेटोजेनेसिस में 3 फेज़ थे। ज़रा एक बार याद करो कौन कौन से फेज़ थे। पहला था मल्टीप्लिकेटिव फेज़, जबकि जर्मिनल सेल्स जो थे, जर्मिनल एपिथेलियम सेल, वो क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई होते हैं। मल्टीप्लाई का मतलब बायोलॉजी में हमेशा नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ होने से होता है। उसके बाद वो जो छोटे छोटे सेल बने थे, उन्होंने बहुत सारा क्या करा था, न्यूट्रिएंट्स खा लिया था और वो बड़े हो गए थे। फिर वो बड़े होने के बाद स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हो गए थे बाय दी माइटोसिस। बिल्कुल सेम टू सेम। अगर वो वाला डायग्राम आपको याद है तो आप ये वाला डायग्राम भी आराम से समझ सकते हैं। सबसे पहले आप समझ लो कि ओवेरी का जो एपिथेलियम है, ओवेरी का जो एपिथेलियल सेल है, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स हैं, वो मल्टीप्लाई होते हैं। वो एक डिप्लॉइड सेल होता है, इसीलिए मैं उसको लिखता हूँ 2x। ठीक है, और मैं यहाँ इसका हैंड टू हैंड नाम लिख दूंगा जर्म सेल। सबसे पहले आपके पास एक जर्म सेल है जो कि डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड का मतलब डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम है इसके पास, डिप्लॉइड सेल हो गया। ये क्या होता है, ये मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई का मतलब कई सारे सेल बनेंगे तो 1 से 2 निकलेंगे, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से। क्या हुआ, ये इसने अपने जैसे ही सेल बना दिए, और अपने जैसे ही सेल बनाने को बोलते हैं माइटोसिस। कौन सी प्रोसेस हो रही है यहाँ पे, माइटोसिस। बात को समझ लो ध्यान से। माइटोसिस के थ्रू और ज़्यादा डेवलपमेंट होगा तो पहले 1 से 2 बनेंगे, उसके बाद 2 से 4 बन जाएंगे। ऐसे ये अपने अपने 2-2 सेल और निकाल देंगे, मान लीजिए ऐसे करके। एंड दिस इज़ आल्सो डिप्लॉइड सेल। ये बात आपको याद रखनी है, कहाँ तक आपको 2x लिखना है और कहाँ के बाद आपको x लिखना है। तो यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ तक ऊगोनियम बन गया, दिस कॉल्ड ऊगोनियम। क्या कहलाता है बच्चों, ऊगोनियम यहाँ तक डेवलप हो गया। तो इस पूरे सिस्टम को, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के, यानी कि जर्मिनल सेल को डिप्लॉइड से डिप्लॉइड कन्वर्ट होने में, अपनी संख्या बढ़ाने के पीरियड में, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव फेज। मल्टीप्लिकेटिव फेज कहते हैं इसको। मल्टीप्लिकेटिव फेज इज आल्सो कॉल्ड माइटोसिस, क्योंकि इसके अंदर माइटोसिस के थ्रू अपने ही जैसे डिप्लॉइड सेल डेवलप करता है जर्म सेल। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपके। अब इनमें से किसी एक को उठा लो, इनमें से किसी एक को उठाओ और अब समझाओ कि सर देखो, इनमें से मैंने किसी एक को करा तो ये सब करते क्या हैं। ये जो बन के आया हमारे पास मैच मल्टीप्लिकेटिव फेज से जो हमें मिला है, इसको नाम हम रख देते हैं प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte। ये प्राइमरी oocyte फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन से गुजरेगा, उसके बाद सेकंड माइटोटिक डिवीजन से गुजरेगा। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, यहाँ पर इसका न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है ये, और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके अपना साइज़ बहुत बड़ा कर लेता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर पढ़ा था। तो यहाँ पर सिर्फ इतना हो रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ ओवम समझा रहे हैं और वहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म समझाया था। तो इतने इसमें सिर्फ ये हुआ कि इसने एब्जॉर्ब करे, क्या करे, एब्जॉर्ब करे न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम मीडियम। जो चारों तरफ जितने भी मतलब न्यूट्रिएंट्स थे उसने एब्जॉर्ब किए, और उन्हें एब्जॉर्ब करके ये बड़ा हो गया। तो यहाँ पर कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई और काम नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पर बोलते हैं इसे ग्रोथ पीरियड, यानी ग्रोथ फेज भी इसको बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों। अब क्या होगा कि ये मैंने गलत लिख गया, इसको फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन में क्या होता है, एक सेल डिफ्रेंशिएट हो जाता है मोर देन 1 सेल्स के अंदर, और जब ये मोर देन 1 सेल्स के डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स के अंदर कन्वर्ट होगा तो ये दोनों, एक डिप्लॉइड सेल 2 हैप्लॉइड सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो अब ये पहली बार आपके सामने पूरी साइकिल में हैप्लॉइड सेल दिखाई दिए जिनके अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। मैं अलग से 2 बार हैप्लॉइड लिखा ताकि आपको समझ में आ जाए। अब ये जो है आपको जो मिले, इनके अंदर 2 तरह के आपको सेल मिलेंगे। फर्स्ट इज सेकेंडरी oocyte, इसको बोलते हैं सेकेंडरी
oocyte, ठीक है, नहीं है सेकेंडरी oocyte। ये कब होता है? ये ओव्यूलेशन, यही ओव्यूलेशन की स्टेज पर डेवलप होता है। तो हम बोल देंगे एट दिस टाइम, एट दिस स्टेज, इसी स्टेज पे क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन अकर्स, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पास जो दूसरा डेवलप हुआ इसको बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हैं। और फर्स्ट पोलर बॉडी जो होगी ये क्या करेगा? इन मैन एंड मैनी स्पीशीज़ M2 यानी कि सेकेंड माइटोसिस मियोटिक इन फर्स्ट पोलर बॉडी डज नॉट अकर, इसमें होता ही नहीं है आगे जाके मियोसिस। तो हम बोलते हैं कि भाई यहाँ के बाद क्या होगा? यहाँ के बाद आफ्टर दैट आपको दो क्या मिलेंगे? दो तरीके, देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, इसका साइज़ और बड़ा कर सकते हैं आप, इस तरीके से आपको डिवीज़न होगा। इसे बोलते हैं सेकंड मियोटिक डिवीज़न। क्या बोलते हैं? सेकंड मियोटिक डिवीज़न। यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको ओवम मिलेंगे, और ये जो ओवम होगा ये मैच्योर्ड ओवम कहलाता है। दिस इज़ कॉल्ड मैच्योर्ड ओवम। बाकी आपको बात समझ में आई? तो ये वाला जो फेस है इसमें क्या हुआ? एक हैप्लॉइड सेल जो आपको मिला था जिसे सेकेंडरी oocyte आपने कहा, वो बेसिकली कन्वर्ट हो गया मैच्योर्ड ओवम में। तो दिस इज़ कॉल्ड मैच्योरिटी फेज या मैच्योरेशन फेज, इसको कहा जाता है, मैच्योरेशन फेज कहते हैं, मैच्योरेशन फेज, PHASE। तो बिल्कुल सेम वही का वही है जो पहले आपने पढ़ा था। अब इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेंगे ताकि आपको इसमें लिखने में आसानी हो, कहाँ? एग्ज़ाम में। देखो बच्चों ध्यान से समझो बात को कि यहाँ पर जो है हमें पढ़ना है अब इसकी थ्योरी को, जो भी डायग्राम मैंने आपको समझाया है बस उसी की हैंड टू हैंड आपको उसे नोट कर लेना था। तो उसको उसकी थ्योरी में लिखनी है, क्योंकि पेपर में थ्योरी भी लिखनी, बोलो भाई, पड़ती है। oogenesis, ये जो मैंने आपको पूरा सिस्टम समझाया है यहाँ पर, ये वाला जितनी भी स्टेजेस समझाई, 3 स्टेजेस के अंदर होती है, मल्टीप्लिकेटिव फेज़, ग्रोथ फेज़ और मैच्योरेशन फेज़। इन तीनों को पढ़ना यही कहलाता है oogenesis, यानी ओवम कैसे डेवलप होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज़ कॉल्ड oogenesis। ओवम बनना क्या? oogenesis कहलाता है। ये ओवम बनने की जो पूरी प्रोसेस है ये कौन से हार्मोन के थ्रू होती है? FSH हार्मोन। और वो कहाँ से आता है? फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। oogenesis स्टार्ट कब होता है फीमेल में? बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि oogenesis स्टार्ट कब होता है। ये तभी हो जाता है जब चाइल्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है और शुरुआत के 3 या 4वें महीने में स्टार्ट हो जाता है। तो हम बोलते हैं कि oogenesis स्टार्ट इन फीमेल इन एम्ब्रियोनिक फेज। और स्टार्ट कब होता है? 3 to 4 मंथ में। और दोबारा कब स्टार्ट होता है? एंड अगेन इन द लाइफ, जब वो प्यूबर्टी में आ जाता है। यानी कि पहली बार कब होगा? जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में है। दूसरी बार होगा 14, लगभग 14 की एज में, जब प्यूबर्टी को पहुंच जाएगा। और एंड कब होता है? स्टॉप होता है मीनोपॉज पे, जबकि 45 की एज होती है। तो यहाँ आप लिख भी सकते हैं कि एक बार तो 3 to 4 मंथ जब एम्ब्रियो के अंदर होते हैं, उसके बाद 14 लगभग एज में होता है, और उसके बाद एंड कब होगा? एंड होगा 45 की एज में, लगभग 40 से लेके 45 की एज में। ओवम डेवलप होता है डिप्लॉइड सेल से। ओवम कहाँ डेवलप होता है? डिप्लॉइड सेल से। और वो डिप्लॉइड सेल जो जर्मिनल एपिथेलियम से आते हैं उनको प्राइमोर्डियल ऊगोनिया कहा जाता है। आई बात समझ आपको? ये अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। अब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्मेटिड जो है वो हम पढ़ चुके पहले ही। तो अब हम चलते हैं आगे, उसी को कंटिन्यू करते हैं, यानी कि इस टॉपिक को आगे चलेंगे। तो इस टॉपिक में अब क्या मिलेगा हमें कि oogenesis हमने पढ़ लिया, इसको नोट कर लिया आपने। अब देखिए ध्यान से कि अब इसी की थ्योरी है कि इसमें 3 स्टेज में क्या क्या होता है। अगर आपसे एग्ज़ाम में लिखवाने के लिए आ गया कि भाई 3 स्टेजेस बताओ कौन कौन सी होती हैं, तो आपको पहले से ही याद है कि मल्टीप्लिकेटिव फेज़ होता है, जिसमें कि जर्मिनल एपिथेलियम से ओवरी के सेल्स निकलते हैं और वो मल्टीप्लाई होते हैं कई सारे सेल्स में। दूसरा ग्रोथ फेज़ और तीसरा
मैचुरेशन फेज़। ये तीनों फेज़ आपको नोट करने हैं। मल्टीप्लिकेटिव फेज़ लगभग इन 3 to 4 मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब अभी चाइल्ड एम्ब्रियो के अंदर है और 3 to 4 मंथ का है, उस टाइम पर प्राइमोर्डियम जर्म सेल ऑफ ओवरी डिवाइड रैपिडली, बहुत तेज़ी के साथ डिवाइड होते हैं उस टाइम, जबकि चाइल्ड अभी 3 to 4 मंथ का एम्ब्रियोनिक स्टेज में है। ठीक है, बहुत रैपिडली का मतलब होता है बहुत तेज़ी के साथ। बाई कौन सी प्रोसेस से? माइटोसिस से। और बनाते हैं टू फॉर्म मैनी डिप्लॉइड ओगोनिया, और बनाते हैं बहुत सारे ओगोनिया। कब की बात हो रही है? कब की बात हो रही? अभी 3 to 4 मंथ है एम्ब्रियो के अंदर। और एक बार बर्थ हो गई तो उसके बाद कभी भी लाइफ में ओगोनिया कैन नॉट डेवलप। सो नो फ्रेश ओगोनिया डेवलप आफ्टर बर्थ। बात समझ में आई कि नहीं आई? नो फ्रेश ओगोनिया डेवलप आफ्टर बर्थ। दूसरा जो ग्रोथ फेज़ है, अच्छा मैं पहले बोल रहा हूँ आपको, पहले प्लीज़ डायग्राम, चाहे वीडियो को स्टॉप कर लें, पहले डायग्राम बनाओ, उसके बाद ये नोट करना, वरना आपको शायद ये चीज़ें समझ में भी ना आए और याद भी ना हो पाए। तो सेकंड फेज़ था हमारा ग्रोथ फेज़। ग्रोथ फेज़ के अंदर स्पर्म में भी यही हुआ था और यहाँ पर भी यही होगा कि आपका जो ओगोनिया है, जैसे वहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया था, उसने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करे और वो बड़ा हो गया, ऐसे यहाँ पर भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा ओगोनिया और बिकम लार्ज, और बड़ा हो जाएगा। और अब ये जो बड़ा हो गया तो इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी oocyte। क्या कहता है? प्राइमरी oocyte। तो वहाँ पे क्या था स्पर्म वाली कंडीशन में? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। याद करो एक बार, ये क्या होता है? डिप्लॉइड, अभी तक डिप्लॉइड है। फाइनली कौन सा फेज़ आता है? मैचुरेशन फेज़ आता है इसके अंदर। इन दिस फेज़ द सेकेंडरी oocyte, जो सेकेंडरी oocyte है, जो कि ग्रोथ से बना है, किसके फेज़ से आया है? जो ग्रोथ फेज़ से आया है, अब वो कन्वर्ट हो जाता है मैच्योर ओवम में, और उसकी प्रोसेस मियोटिक डिवीजन के थ्रू होती है। इसमें 2 फेज़ आते हैं, मियोसिटिक 1 और मियोटिक 2। क्या? मियोसिस 1, मियोसिस 2। दूसरा जो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ ओवम कैसा होता है? स्ट्रक्चर ऑफ ओवम जो कि डायग्राम में आपको दिखा दिया जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ ओवम जो है बेसिकली ये इसके अंदर होता क्या है, अभी आप इसको डायग्राम को बनाना सीख ले अच्छी तरीके से। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको पहले डायग्राम ही बनवा देता हूँ, उसके बाद आपको आसानी होगी इसको क्या याद करने में। देखो इसमें होता क्या है, सबसे पहले आप समझें कि इसके अंदर मैं, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए उसी हिसाब से मैं इसको बनाना भी आपको क्या करूँगा, बोलो भाई, सिखाऊँगा। सबसे पहले आप इसके अंदर एक रिंग बनाओ जो कि डबल वाल्ड होगी, ऐसे पैरेलल 2 रिंग्स बना दीजिए। जब आप ये 2 रिंग बनाएंगे पैरेलल, तो दिस इज़ कॉल्ड पेरी, ये रिंग क्या कहलाएगी? पेरी विटेलाइन स्पेस। क्या बोलते हैं इसको? पेरी विटेलाइन स्पेस कहते हैं इस जगह को, इस रिंग को। उसके बाद उसकी एक आउटर रिंग होगी लाइक दैट, वो भी आपको बनानी है। एंड दिस इज़ कॉल्ड जोना पेल्यूसिडा। आई बात समझ में? उसके बाद इसमें बाहर की तरफ बहुत सारे इस तरह के स्ट्रक्चर जो हैं, वो नीले पेन से मैं आपको दिखा सकता हूँ अलग से, और मज़ा आता है याद करने में। इस तरीके से आप मतलब कोई रेगुलर शेप नहीं होती इनकी, अजीब सी शेप होती है, इस तरह दिखा सकते हो आप इन्हें कि इस तरह के बहुत सारे सेल्स अटैच होते हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो ये जो बहुत सारे मतलब अनशेप्ड से जो है, इनकी कोई रेगुलर शेप नहीं होती, इनको बोलते हैं सेल्स ऑफ कोरोना रेडियाटा। क्या बोलते हैं? सेल्स ऑफ कोरोना रेडियाटा कहते हैं। समझ में आ रहा है? डायग्राम बनाने का तरीका, सबसे पहले इंटरनल रिंग बनाई, उसके बाद बाहर की एक रिंग दिखाई। रिंग से मतलब यहाँ रिंग है, वहाँ पर ये स्फेयर है, क्योंकि हम क्रॉस सेक्शन दिखाते हैं तो हम क्रॉस सेक्शन में रिंग दिखाते हैं, मगर जब ये एक्चुअल में होगा तो भाई अंडे को अगर काट के दिखाओगे तो आपको एक रिंग दिखाई देगी, मगर एक्चुअल में तो वो एक स्फेरिकल बॉडी है। तो स्फेरिकल हैं ये बॉडीज़, और इनको हम रिंग की शेप में दिखा रहे हैं यहाँ पे लाके। तो ये सारे आपके डायग्राम में सारी चीज़ें आ चुकी, बस फाइनली अब एक चीज़ रह गई कि स्पर्म कैसे आता है। तो स्पर्म ऐसे आप बना सकते हो, एक लाइन सीधी लेके। जब आपको छोटे में दिखाना है तो आप ऐसे दिखा दो बस कि ये इस तरीके से, ऐसे टेल दिखा दो उनकी, और ये स्पर्म हो गए आपके।
जो है ऐसे, और ये ऐसे अटैक कर रहे हैं किसको, ओवम को। इतना काफ़ी है एक बच्चे के लिए अगर एग्ज़ाम के लिए दिखाना चाहता है। और इसका नाम भी लिख दो यहाँ पे कि ये क्या है, स्पर्म है। तो ये आपका डायग्राम क्या एनफ है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप डायग्राम के नीचे एक कि ये डायग्राम किसका है, आप लिख सकते हैं ह्यूमन ओवम, ह्यूमन ओवम का ये डायग्राम है। कब, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के टाइम ह्यूमन ओवम ऐसे दिखाई देता है। आ गई बात समझ में। तो अब हम इसके डायग्राम को आराम से पढ़, बोलो भाई, पढ़ सकते हैं। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, डायग्राम में पहले हेडिंग लिख के इसको नोट कर लीजिए। अब स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, इट इज़ सराउंडेड बाय जोना पेलुसिडा, जो कि पहले से ही आपको मालूम है कि सराउंडिंग में हम अभी बनाए हमने क्या, इट इज़ सराउंडेड बाय जोना पेलुसिडा। वो होते किस चीज़ के हैं, वो बने हुए होते हैं मेड अप ऑफ म्यूको पॉलीसेक्राइड के बने हुए होते हैं, म्यूको पॉलीसेक्राइड के बने हुए, बोलो भाई क्या होते हैं। इसमें 3-4 पॉइंट्स हैं, अच्छे तरीके से याद कर लो। सम ग्रेनुलोसा सेल, ग्रेनुलोसा सेल कौन से हैं, डायग्राम के अंदर देखो अभी जो बनाया आपने। सम ग्रेनुलोसा सेल्स आर स्टिक्ड ऑन द जोना पेलुसिडा। सेल मेम्ब्रेन जो होती है ओवम की, उसे कहते हैं विटेलाइन। क्या बोलते हैं, विटेलाइन बोलते हैं। विटेलाइन मेम्ब्रेन कंप्लीट नाम है, वैसे विटेलाइन भी बोल सकते हैं। ह्यूमन ओवम एलेसिथल होता है, यानी कि उसके अंदर योक नहीं होता, उसके सेंट्रल पार्ट में योक नहीं होता। जैसे आपने मुर्गी के अंडा देखा हो, या और उसके अंदर सेंट्रल में योक होता है, इसके अंदर योक नहीं होता है। फिर ह्यूमन ओवम जो होता है वो नॉन क्या होता है, क्लीडॉक होता है, यानी कि इसके अंदर आउटर कवरिंग नहीं होती। तो हम बोलते हैं ह्यूमन ओवम इज़ नॉन क्लीडॉक, दैट इज़ इट डज़ नॉट कंटेन, इसके पास जैसे अंडे के अंदर आपने नॉर्मल अंडा देखा हो मुर्गी का, तो उसके ऊपर बाहर की तरफ हार्ड कवरिंग होती है, तो इसके अंदर नहीं होती। डज़ नॉट कंटेन, इट डज़ नॉट कंटेन हार्ड कवरिंग, ठीक है ना ये। और शेल, जिसको हम शेल भी कहते हैं। तो बच्चों ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम का कंप्लीट नोट आप लिख सकते हैं। तो अभी हमारा जो है कंप्लीट हो गया है, और अब हमें आगे जो है आपको बताना है कि व्हाट इज़ दी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, एंड होप के इसी वीक में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।